ये काइनेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रखे हैं हमने। तुम्हें ये प्रॉब्लम एक बार बना के देखना है। थोड़े हाई एंड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनके अंदर एंटी लॉग वगैरह आ जाएगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बुक के अंदर जो पेपर होते हैं, पेपर के अंदर लिखा होता है एंटी लॉग दिस एंड लॉग दिस वन। तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होती है, उसके लिए परेशान मत होना। बाकी जो यहाँ पे स्टार्ट करना है उसे एक बार देखते हैं कैसे करने। ठीक है, एक रिएक्शन है ए एंड बी और डेल्टा ई दे रखा है 33 किलो जूल -33 किलो जूल। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन एट 300। और फिर दूसरी बार EF और EB का उसने रेशियो बता रखा है 20/31। कैलकुलेट द EF एंड EB एट 30 केल्विन एट 300 केल्विन। Assuming pre-exponential factor same for the forward and backward direction। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है K1 इज, अगर हम इसे KF लिखते, KF इज इक्वल टू, काइनेटिक्स के साथ ना एक बड़ी खासियत है, इसके पास फॉर्मूला एक ही है, EA/RT। तो इसी फॉर्मूले को कई बार हम लॉग के फॉर्म में लेते, कई बार बिना लॉग के लेते, कई बार रेशियो के फॉर्म में निकाल लेते। तो पहले KF लिखते हैं। KF में क्या लिखना है भाई, AE माइनस EA/RT। दूसरी बार KB इज इक्वल टू AE माइनस EAB/RT। अगर हम KF/KB कर दे, KF/KB, मगर ऐसा क्यों करना, क्योंकि इसने पूछा है Kc कितनी है, इसने पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता, KF/KC। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता, KF/KC। तो KF/KC से हमें स्टार्ट करना है। तो अगर हम इस वाली फॉर्मेट को अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाना है, अगर हम ये दो इक्वेशंस ले और इन्हें डिवाइड कर दें तो A से A तो कैंसिल हो जाने, और ये पूरा इक्वेशन हमें कैसा दिखाई देगा, EAF माइनस EAB डिवाइडेड बाई RT। ये माइनस है, फिर इसका हमने माइनस लिखा, तो ये माइनस, अगर हमने माइनस बाहर नहीं डाला तो अंदर की साइड पे हमें प्लस लिखना होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे हमने किसके ऊपर डाल रखा है, E/RT। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके वैल्यू पुट करने हैं। इनके वैल्यू पुट करने के बाद सपोज हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इन्होंने K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33 किलो जूल। 33 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, अगर हमने इसका एक्सपोनेंशियल फैक्टर पहले रखा, R की वैल्यू कितनी होगी, 8.314। अगर हमें आंसर जूल्स के अंदर चाहिए तो, 8.3, क्योंकि ये यहाँ पे क्या दे रखा है, जूल्स। अगर इन्होंने जूल्स के अंदर दे रखा है, अगर जूल्स के अंदर दे रखा है तो हमें यहाँ पे 8.314 लेना होगा। और टेम्परेचर कितनी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखी है 300 केल्विन। ये है Kc। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें Kc की वैल्यू मिल जानी है 5.57 इंटू 10⁻⁵। 5.57 इंटू 10⁻⁵, ये Kc की वैल्यू आ जानी है। इसे सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिल जानी है। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ के बाद हमें देखना है कि EA1 और EAB और EAF ये कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई ये
ई ए और ई ए बी, ई ए एफ और ई ए बी, जो एक्टिवेशन इन फॉरवर्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है और एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे उन्होंने उसका डिफरेंस दे रखा है और दूसरी बात में उनका रेशियो दे रखा है। तो ये एक 4th 5th क्लास के बच्चे के जैसा मामला है। ई ए एफ माइनस ई ए बी इज इक्वल टू -33 इंटू 10⁻³ जूल्स। और ये हमारा पहला इक्वेशन है। सो वी कैन राइट ई एफ माइनस ए बी इज इक्वल टू -33 इंटू 10⁻³ जूल्स। तो दूसरी बात में, तो इसका जो दूसरा पार्ट है यहां पे इसने दे रखा है ई एफ बाई ई बी इज इक्वल टू 20/31। तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू 20 ई बी बाई 31, 20 ई बी बाई 31। इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, 20 ई बी बाई 31 माइनस ई बी इज इक्वल टू -33। इसे सॉल्व करके कितना आ जाना है? इसे सॉल्व करा तो ई बी आ जाना है 93, ई बी आ जाना है 93 और E1 आ जाना है 60। इसे सॉल्व करा तो ए बी आना है 93 और E1 आना है 60 किलो जूल। इसे स्टार्ट कैसे करा? इसे स्टार्ट करा, एक तो फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसे हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो K इज इक्वल टू ए ई ए बाई आर टी। हमें कैसे चाहिए था, तो अगर हमें कैसे चाहिए था तो क्या करना होगा? के बाई के बी करा, हमने दो इक्वेशंस लिए, दो इक्वेशंस को डिवाइड करा, डिवाइड करके हमें के एक सर्टेन वैल्यू आ गई, के से एक सर्टेन वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻5। अब उसने ई ए एफ और ई ए बी की बात करी। अब अगर उसने मान लो यहाँ तक तो उसने इतना पूछ रखा है, अगर उसने पूछा होता है ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी रखता है या बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी रखता है, अगर इसके साथ ही मान लो एक आधी बात और भी ऐड कर दे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहता या बैकवर्ड में जाना चाहता, या फिर अगर हमें इसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ई ए एफ और ई ए बी के बीच में गैप कितने का, ई ए एफ और ई ए बी के बीच में गैप कितने का? ये हमारा 30 किलो जूल या 33 जो भी था, ये 60 और ये 93, इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? डेल्टा एच। फॉरवर्ड में ओके, ये ऐसे ई एफ की वैल्यू कितनी थी? 30 और ई बी की वैल्यू कितनी थी? ये 30 और ये 63, ये 63 वैल्यू थी और ये 30, नहीं उल्टी वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी, जितनी भी सपोज यहाँ पे हमारा गैप कितने का है? हमारा गैप मान लो 30 का आ गया और हमें पता था कि ई एफ वाज स्मॉलर देन ई ए बी। अभी ये ऐसे ही निकाला था ना। ई बी की वैल्यू कितनी आई थी? अप्रॉक्सीमेटली ई बी की वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली 93 और ई एफ की वैल्यू थी 60।
तो अगर हमें इसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो इसी वैल्यू को, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हमारा एनर्जी डायग्राम है। यहां से यहां तक ये गैप है हमारा 60 का, और यहां से यहां ये गैप है 93 का। तो ये जो डिफरेंस है, ये 33 का डिफरेंस है, और ये इंडिकेट कर रहा, और ऐसे प्रॉब्लम इंडिकेट क्या करते? ऐसे प्रॉब्लम इंडिकेट करते हैं कि दिस इज मोर फिजिबल इन फॉरवर्ड, दिस इज मोर फिजिबल इन फॉरवर्ड, मोर फिजिबल इन फॉरवर्ड। ये बातें यहां से भी मालूम हो जाती। और दूसरी, अगर केसी की वैल्यू हाई है, हायर वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू हाई है तो हायर वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हायर वैल्यू ऑफ केसी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूं। तो वहां तक तो उसने प्रॉब्लम का पार्ट दे रखा था कि उस प्रॉब्लम को आगे एक्सटेंड करना हो, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये हमने EAF बना रखे है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये EAF है, ये EAB है, ये इनके बीच का एनर्जी गैप है। और रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें बता रखा था काइनेटिक्स के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी लेसर, और अपोजिट भी सही है। तो इस वाली केस के अंदर में फॉरवर्ड की साइड पे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है और बैकवर्ड की साइड पे आने की टेंडेंसी कम है। 1.5 टाइम्स अगर हम एक रफ से कैलकुलेशन कर लें तो इनमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स का फर्क आ जाता है। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ए रिएक्शन इज 100 किलो जूल। प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बाय 75%. What will be the effect on the rate of reaction at 20 डिग्री अदर थिंग्स बीइंग इक्वल? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है कि तो फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कौन से? K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। तो इसने पहली बार में क्या लिखा? K इज इक्वल टू AE 100 बाई RT। और दूसरी बार में क्या लिखा? कैटलिस्ट ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 75% तक कम कर दी, तो बचा कितना? 25%। तो दूसरे केस के अंदर में AE माइनस 25 बाई RT। हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमने बना लिया इक्वेशन 1, ये हमने बना लिया इक्वेशन 2। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हमने क्या लिखा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन इज 100 किलो जूल, और इसने टेम्परेचर कौन सा ले रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस, और इसने कितना रिड्यूस करा? 75 डिग्री तक रिड्यूस करा। इसने कितना रिड्यूस करा? 75 डिग्री तक रिड्यूस करा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने रेशियो ले रखा है log K2 बाई K1, log K2 बाई K1। अगर हमने ऐसा करा तो A का पार्ट कैंसिल हो जाना है, और ये इस तरीके से आना है EA बाई 2.303 RT, EA बाई 2.303 RT। उसने पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से हमें मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। एज सच R के साथ तो हमारा कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे,
तो हमें पता है कि अगर हमने के का रेशियो निकाल लिया तो जो रेशियो के का होगा वही रेशियो उनके रेट ऑफ रिएक्शन का भी होना है। तो यहाँ से मैं निकालना है K2/K1। अगर हम इस वाली पार्ट को सिंप्लीफाई करें, इस वाली पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो 100 - 25 करो 75 आ जाना है। तो log K2/K1 इज इक्वल टू 75/2.303। यहाँ पे किलो जूल्स के अंदर लिख रखा है, इसलिए हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 8.314 और टेम्परेचर कौन सा लेना है, 273 + 20 मीन्स 293। यहाँ से हमने जब इसे सॉल्व करा तो वी गॉट K2/K1, इसका एंटी लॉग ले लिया, ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ हैंड साइड, ऑन टेकिंग एंटी लॉग, ऑन टेकिंग एंटी लॉग, ये वैल्यू आ जाती है 2.34 × 10⁻13। 2.34 × 10⁻13 यानी रिएक्शन काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाएगा, काफ़ी फास्ट जाएगा। 10⁻13 अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 10⁻13। सिंस K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो वी कैन राइट रेट विल बिकम 2.34 × 10⁻13 टाइम्स, 2.34 × 10⁻13 टाइम्स। इस वाली पार्ट के अंदर भी हमने क्या देखा भाई, वही इक्वेशन हमने यूज करा, K इज इक्वल टू AE - EA/RT। यहाँ पे हमने इसे बना लिया 1, इसे बना लिया 2। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 100 किलो जूल थी, जो 75% कम हो जाती। अगर कम हो गई तो क्या आंसर आएगा, -20, ये 25 आ गया, 100 का 75 रिड्यूस करा तो बचा कितना, 25। फिर हमने इनका रेशियो निकाल लिया लॉग के फॉर्म पे, EA/2.303, तो -100 फिर -25 पे आंसर कितना आएगा, 75। और ये इसके बाद हमने इसके एंटी लॉग ले लिए, एंटी लॉग लेकर ये आंसर आ जाता है 2.34 × 10⁻13। उसने पूछा है रेट का रेशियो क्या होगा, तो H R के साथ तो इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट वी नो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B XY। ये जो रेशियो हमने पढ़ रखा था ये उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो हमने K का रेशियो निकाला, उसे अप्लाई करा R के ऊपर और हमारा आंसर आ जाते। एक बार फिर से वही सारी बातें करनी है, फिर से वही सारी चीज़ें। अरेनियस इक्वेशन है एक रिएक्शन का, वैल्यू ऑफ A एंड E, वैल्यू ऑफ A एंड E इज गिवन, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला K इज इक्वल टू AE - EA/RT। वैल्यू ऑफ A is 4 × 10⁻13 E minus 98.6 × 10⁻3 is equal to, we need to find the value of, we need to put the value of R, but since the other parameters are taken in the joules, so we have to take the value of R as a 8.314. and what is the temperature? We need to find out that temperature. And half-life period is given 10 minutes. Half-life period is given 10 minutes. So keep it T here. We need to find out this T. अब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि कोई डेड एंड सा आ गया हो, लेकिन डेड एंड से कैसे आ सकता,
यहाँ पे कोई डेड एंड नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है के भी नहीं मालूम और टी भी नहीं मालूम, देन हाउ टू फाइंड आउट द पैरामीटर। उसका आंसर ये है कि टी तो ठीक है, टी तो निकालना है, लेकिन के लिए इट्स नॉट ए डेड एंड। उसने कहा है हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट, और रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वो लिखा है ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके के की वैल्यू क्या होगी 0.693 बाई 10। 10 क्यों लिया, 10 क्यों लिया भाई, क्योंकि k इज इक्वल टू 0.693 बाई हाफ लाइफ। So we know what is the value of half life. Half life is given. So in place of this, put the value of k and take the antilog of this, and finally time will come something around 311. And what is written here in this case minute. So answer will be minute. Answer will be in Kelvin. T is equal to 311 Kelvin. T इज इक्वल टू 311 केल्विन। ये तरीका था सॉल्व करने का इसे। तो इसमें हमने कुछ बहुत ज़्यादा तो काम करा नहीं। इसमें क्या करा, पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा। एक टाइम ऐसा है जब हमें ये नहीं मालूम था कि के की वैल्यू क्या करनी है, हाफ लाइफ दे रखा था, तो वहाँ पे हाफ लाइफ को पुट करा और जो इक्वेशंस आ गए उन्हें बैलेंस कर लिया। इतना काम करना है इसमें।